नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक नए टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय शक्ति। और यही आज का हमारे टॉपिक का विषय है, राष्ट्रीय शक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पावर। जैसा कि विद्यार्थियों मॉर्गन तो कहता है, शक्ति के लिए संघर्ष सर्वव्यापी है। दूसरों को प्रभावित कर सकने की क्षमता का नाम ही शक्ति है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के विचारों को प्रभावित करके उनसे अपना वांछित कार्य करा लेता है तथा अवांछित से उन्हें रोकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम शक्ति संपन्न कहते हैं। यदि शक्ति को व्यक्तिगत संदर्भ में ना लेकर राष्ट्रीय संदर्भ में ले तो इसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। राष्ट्रीय शक्ति का अभिप्राय किसी राष्ट्र की उस क्षमता से है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्र को प्रभावित कर सके। राष्ट्र की इसी क्षमता का नाम राष्ट्र शक्ति है। राष्ट्र शक्ति किसी राष्ट्र की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का ऐसा अस्त्र है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका स्तर, महत्व एवं स्थान निश्चित होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, राष्ट्र शक्ति एक मापदंड है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर किसी राष्ट्र के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सी नई प्रवृत्तियां अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति का आधार समझने की है, लेकिन शक्ति तत्वों को कभी लोप नहीं हो सकता है। इसके लिए इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। कार्ल बेकर के शब्दों में सामान्य तथ्य यह है कि राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। राज्य और सरकारों का अस्तित्व शक्ति प्रयोग के लिए होता है। प्रत्येक राष्ट्र और विश्व में शक्ति संतुलन या तो स्थिर होता है या अस्थिर अथवा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन शक्ति सदा रहती है। विश्व में राजनीतिक शक्ति का अस्तित्व है और जिनके पास है वे उसका प्रयोग भी करेंगे। मॉर्गन्तो ने शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केंद्र स्थान देते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का चाहे कोई भी उद्देश्य क्यों ना हो, उसका तत्कालीन लक्ष्य शक्ति को प्राप्त करना होता है। अब हम यहाँ पर विद्यार्थियों सिर्फ शक्ति की परिभाषा देखें तो शक्ति शब्द को परिभाषित करना सरल नहीं है। रॉबर्ट ए डहर, लासवेल और रोबे ने शक्ति को प्रभाव के अर्थ में प्रयुक्त किया है। वहीं कौटिल्य ने शक्ति को बल प्रयोग के रूप में दर्शाया है। मॉर्गन्तो और कैटलिन ने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में प्रयुक्त किया है। कुछ विचारकों ने शक्ति की परिभाषा अपने हिसाब से दी है, जैसे श्वार्ज़ेनबर्गर के अनुसार शक्ति दूसरों पर अपनी इच्छा लादने और आज्ञा का पालन न करने पर उनके विरुद्ध प्रभावशाली कार्रवाई करने की क्षमता है। आर.एन. टर्निंग के अनुसार यह एक व्यक्ति या समूह की क्षमता है जिस तरह से वह इच्छा पर कार्य करता है। फिर मॉर्गन्तो के शब्दों में राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो। हार्टमैन, शक्ति वह बल या क्षमता है जिसे एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के प्राप्ति के लिए प्रयोग कर सकता है। और अंत में रॉबर्ट बायरस्टेड
के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो विद्यार्थियों, यह कुछ शक्ति की अलग से हमने परिभाषाएं और उसका अर्थ देखा। अब हम राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ और कुछ उसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो उसमें ऑर्गेन्स की कहता है कि शक्ति अपने साथियों के अनुकूल किसी राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम है। यदि कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता तो चाहे वह कितना भी बड़ा हो, कितना भी धनी हो, कितना ही महान हो, वह शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। मतलब वह राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को के व्यवहार को अगर प्रभावित नहीं करता है, चाहे वह शक्तिशाली हो, चाहे वह धनी हो, बलशाली हो, वह शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। हार्टमैन कहता है कि राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली है अथवा निर्बल है, या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। विलियम एबेस्टीन के शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति जनसंख्या, कच्चा माल तथा मात्रात्मक तत्वों का योग से कहीं अधिक है। राष्ट्र की संयुक्त क्षमता उसके नागरिकों का देश प्रेम, उसकी संस्थाओं का लचीलापन, उसका प्राविधिक ज्ञान, उसकी कष्ट सहने की क्षमता, कुछ ऐसे गुणात्मक तत्व है जो किसी राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति को निर्धारित करते हैं। फिर मॉर्गन तो कहता है राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। अब उपयुक्त इन परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शक्ति वह क्षमता है जो एक राष्ट्र द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध प्रयोग में लाई जाती है। वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके आधार पर वह दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का संपूर्ण प्रभाव है। इस राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण अनेक तत्वों से होता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो विद्यार्थियों, इसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं और इसकी ये कुछ परिभाषाएं हैं। फिर हम थोड़ा सा नज़र डालें राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताओं पर। जैसे पहली विशेषता इसकी आती है अस्थायी स्वरूप। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, क्योंकि समय समय पर इसके तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। भारत की राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। पूर्व काल में सैन्य दृष्टि से पिछड़े तथा सुरक्षा के प्रति आशंकित भारत की तुलना में आज का भारत सैन्य क्षमता, प्रभाव, सुरक्षा के प्रति आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। इसलिए राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप हमेशा एक जैसा या स्थायी नहीं रहता, वह परिवर्तित होता रहता है, वह हमेशा अस्थायी रहता है। फिर इसकी दूसरी विशेषता राष्ट्रीय शक्ति की हम देखते हैं तुलनात्मक स्वरूप। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप एवं स्तर को तुलनात्मक पद्धति से आंका जाता है। एक राष्ट्र की शक्ति एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व की दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के उसी तत्व से तुलना करते हैं। शक्तिशाली राष्ट्रों की शक्ति और क्षमता से तुलना करने पर किसी राष्ट्र को निर्बल कहा जा सकता है। इसी प्रकार निर्बल राष्ट्रों की शक्ति को ध्यान में रखकर ही किसी राष्ट्र की शक्तिशाली कहा जा सकता है। मतलब एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ आपस में तुलना करना
कि किसकी शक्ति कम है, किसकी शक्ति ज़्यादा है, या जिसकी कम है वो अपने आप को किस तरीके से सैन्य शक्ति को बढ़ाए कि उसके बराबर आ सके और शक्ति अपने आप निर्बल राष्ट्रों की शक्ति को ध्यान में रखकर उसको अपने आप में आंका जा सके। फिर तीसरा इसकी विशेषता आती है सापेक्षता। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने शक्ति संबंधों में परिवर्तन करता है तो उन राष्ट्रों के अन्य संबंध भी स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं। ऑर्गेन्स्की ने इन अपने शब्दों में कहा है कि चाहे दो राष्ट्र मित्र हो अथवा शत्रु, केवल सुयोग्य साथी हो या मिलकर लड़ते हो, मिलकर व्यवहार करते हो, या उनके केवल कुछ सांस्कृतिक हित समान हो, प्रत्येक राष्ट्र यह ध्यान रखता है कि दूसरा क्या कर रहा है तथा जिन क्षण राष्ट्र को ध्यान आता है उसी क्षण उनके पास दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत और ब्रिटेन के संबंध में स्वतः ही सापेक्ष परिवर्तन आ गया। मतलब एक दूसरे को देखकर, कैसे अपन अपने शब्दों में कह सकते हैं कि एक दूसरे को देखकर अपने शक्ति संबंधों में परिवर्तन करते रहना, उसे सापेक्षता का अर्थ कहा गया है। फिर इसकी चौथी विशेषता आती है, शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र समान नहीं हो सकते। जिस प्रकार दो व्यक्ति शक्ति की दृष्टि से पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकते, उसी प्रकार दो राष्ट्र शक्ति की दृष्टि से एक समान नहीं हो सकते। किसी भी देश की तुलना दूसरे देश से करने पर पूर्ण समानता नहीं पाई जा सकती। एक देश दूसरे देश से या तो निर्बल होगा या सबल। राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि में न्यूनाधिक अंतर पाया जाना स्वाभाविक है। फिर राष्ट्रीय शक्ति की पांचवी विशेषता, सभी तत्वों का समान महत्व। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शक्ति के अनेक तत्व होते हैं। इन सभी तत्वों का महत्व समान होता है। यदि राष्ट्रीय शक्ति के किसी एक तत्व को अधिक और दूसरे को कम महत्व दिया जाएगा तो देश की विदेश नीति असफल रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राय भूगोल राजनीति, राष्ट्रवाद और सैनिकवाद पर अधिक बल दिया जाता है, जो राष्ट्र शक्ति के प्रतिनिधि न होकर केवल एक यंत्र तत्व मात्र है। फिर इसका राष्ट्रीय शक्ति की लास्ट विशेषता अपन देखें, राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं होता, या राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं। किसी भी देश की शक्ति का सही आंकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी राष्ट्र की शक्ति का सही मूल्यांकन संभव नहीं है। प्राय यह देखा जाता है कि लोकतांत्रिक देश सामान्यतया दूसरे देशों की शक्ति को और सर्वाधिकारवादी देश दूसरे देश की शक्ति को कम आंकते हैं। अपनी शक्ति का सही मूल्यांकन अवश्य ही किसी भी राष्ट्र के लिए शक्ति का एक साधन सिद्ध होता है, जबकि गलत मूल्यांकन उसके लिए सदैव विफलता का कारण सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, हमने आज राष्ट्रीय शक्ति के बारे में पढ़ा। राष्ट्रीय शक्ति क्या है, सिर्फ शक्ति क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, राष्ट्रीय शक्ति का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप और राष्ट्रीय शक्ति के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।